हेलो दोस्तों, मैं महेश कुशवाहा कैरियर क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में देखा जिसमें सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन थे उनके बारे में चर्चा की थी, जिसमें हमने ब्रह्म समाज, आर्य समाज और प्रार्थना समाज और रामकृष्ण मिशन जो कि स्वामी विवेकानंद जी का था, तो उनकी चर्चा हम कर चुके हैं। और आगे जो हम चर्चा करने वाले हैं ये हमारा दूसरा वीडियो है सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन में। इसमें जो भी बचे हुए आंदोलन हैं, धार्मिक सुधार आंदोलन, सामाजिक सुधार आंदोलन, हम उनकी चर्चा करेंगे। और जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो केवल हम उसके संस्थापक और डेट के बारे में देख लेंगे, कब ये स्थापित हुआ, कब इसकी स्थापना हुई, कौन इसके संस्थापक रहे, तो हम उसकी चर्चा करेंगे। तो आइए हम देखते हैं यहाँ से वेद समाज से। वेद समाज, तो वेद समाज जो स्थापना हुई थी वेद समाज की, वो हुई थी 1864 ईस्वी में। कब हुई थी? 1864 ईस्वी में मद्रास में। ठीक है, मद्रास में इसकी स्थापना हुई थी 1864 ईस्वी में वेद समाज की। और इसके संस्थापक की बात करें तो इसके संस्थापक थे के श्रीधरालु नायडू। के श्रीधरालु नायडू, के श्रीधरालु नायडू इसके संस्थापक रहे। इससे अन्य संबंधित नेता भी जुड़े, इससे अच्छे नेता भी जुड़े थे। जैसे कि मैं बात करूं राजगोपालचार्लू की, तो राजगोपालचार्लू भी इसी से जुड़े थे। पी सुब्रमण्यम की बात करें, पी सुब्रमण्यम चेड्डी की बात करें तो वो भी इसी से जुड़े थे। और आगे बात करें हम, और इसमें जुड़े थे वो थे विश्वनाथ मुदलियार। ठीक है, विश्वनाथ मुदलियार, तो विश्वनाथ मुदलियार भी इसी से जुड़े थे। तो आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। संबंधित नेता इससे कौन कौन से थे? राजगोपाल चार्लू थे, पी सुब्रमण्यम चेड्डी थे और विश्वनाथ मुदलियार भी इसी से संबंधित थे। और इस वेद समाज को ही दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज कहा जाता है। दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज कहा जाता है क्योंकि इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? मद्रास में, मतलब दक्षिण में हुई थी। तो दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज इसको बोला जाता है क्योंकि इसके भी उद्देश्य वही थे जो कि ब्रह्म समाज में थे। ठीक है, अगर जिसने ब्रह्म समाज वाली वीडियो नहीं देखी है तो मेरी पिछली वीडियो में जाके चेक कर सकता है। वहां से ब्रह्म समाज, आर्य समाज और रामकृष्ण मिशन, प्रार्थना समाज, इनके बारे में बता चुका हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए क्योंकि हम जानते हैं कि प्री में अलग से मेंशन किया हुआ है 19वीं और 20वीं शताब्दी के धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन के बारे में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज वेद समाज को कहा जाता है। तो केवल इतना ही ठीक है क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ बताने लायक है नहीं है, केवल इसके स्थापना और संस्थापक। ठीक है, और पूछा जा सकता है दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज किसको कहा जाता है, तो वेद समाज को ही दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज कहा जाता है। अगर हम बात करें थियोसोफिकल सोसाइटी, थियोसोफिकल सोसाइटी एक्चुअली में ये भारत में तो बाद में आई थी, सबसे पहले ये न्यूयॉर्क में स्थापित हुई थी। ठीक है, न्यूयॉर्क में। तो थियोसोफिकल सोसाइटी की बात करें तो ये न्यूयॉर्क में स्थापित हुई थी कब? 1875 ईस्वी में। 1875 ईस्वी में। इसके संस्थापक की बात करें तो इसके संस्थापक थी एच पी ब्लावेट्स्की। ठीक है, एच पी ब्लावेट्स्की और एम एस अल्काट, एम एस अल्काट। अगर मैं ब्लावेट्स्की की बात करूं तो ये रूस की थी। कहां की थी? रूस। और जो अल्काट थे वो थे अमेरिका के, अमेरिका। ठीक है, तो ये अलग अलग जगह के थे। एक रूस की महिला थी, कौन? ब्लावेट्स्की, और जो अमेरिका के थे वो थे अल्काट। तो इन्होंने इसकी स्थापना की थी, इन्होंने इसकी स्थापना की थी। अगर मैं बात करूं इनका मुख्यालय कहां पर है, तो जब ये भारत में आई, पहले तो न्यूयॉर्क में थी, जब ये भारत में आई कब? 1879 ईस्वी में। जब ये भारत में पहुंचे तो भारत में 1882 ईस्वी में अड्यार में, कहां पर? अड्यार, जो कि मद्रास के पास में पड़ता है। अड्यार जो कि मद्रास के पास में पड़ता है, वहां पर 1882 ईस्वी में इन्होंने अपना मुख्यालय बनाया, इन्होंने अपना मुख्यालय बनाया। ठीक है दोस्तों, जब ये भारत में आए कब? 1879 ईस्वी में। तो उसके 3 साल बाद 1882 ईस्वी में इन्होंने अड्यार में, जो कि मद्रास के पास में पड़ता है, मद्रास के पास में अड्यार है, वहां पर इन्होंने अपना मुख्यालय बनाया। और यही इसका इंटरनेशनल मुख्यालय हो गया, मतलब अंतरराष्ट्रीय कार्यालय इसका हो गया। तो अब उसकी बात करें, संस्थापक तो मैं बता चुका हूं। ठीक है, तो ये हो गया। अगर हम और बात करें इसमें, जैसे कि इसके धार्मिक शिक्षा के बिंदु क्या रहे हैं, धार्मिक शिक्षा के बिंदु, तो जैसे कि इनकी जो बिंदु थे, एक तो ईश्वर की एकता, इन्होंने ईश्वर की एकता के बारे में बताया, और विश्व बंधुत्व, पूरा विश्व को बंधुत्व बना के रखना। तीसरा है परमेश्वर के विविध रूप होते हैं, इन्होंने ऐसे बात बोली थी, परमेश्वर के विविध रूप हैं। और चौथा है दिव्य आत्माएं एवं प्राणियों का
क्रम, दिव्य आत्माएं और प्राणियों का क्रमबद्ध ज्ञान, जो भी कह सकते हो, तो दिव्य आत्मा एवं प्राणियों का क्रम। ठीक है, तो ये इसके बात हो गई थियोसॉफिकल सोसाइटी की। इन्होंने दर्शन की जो इनके सोसाइटी में जो भी सिद्धांत थे, तो वो धर्म पर चलने वाले थे, दर्शन पर चलने वाले थे, और जो दर्शन था इनका वो हिंदू दर्शन और बौद्ध दर्शन से लिया गया था। ठीक है, तो ये इसके बहुत हैं। और विचारधारा की बात करें तो देव विज्ञान इसकी विचारधाराएं थी, और ये इनका काम था। अगर हम बात करें इनका मुख्य उद्देश्य, मुख्य प्रयास क्या रहा था, तो पहला तो यही था जो कि ब्रह्म समाज में भी देखते आ रहे थे, बाल विवाह और जाति पाति का इन्होंने विरोध किया। ठीक है, बाल विवाह का इन्होंने विरोध किया कि बाल विवाह नहीं होना चाहिए, जाति पाति का इन्होंने विरोध किया। ठीक है, विधवाओं की दशा में सुधार किया, जो विधवाओं की दशा होती थी कि उनको अलग ही कर दिया जाता था, ठीक, उनकी दशाओं में इन्होंने सुधार किया, और नव युवकों की शिक्षा में इन्होंने सुधार किए। ठीक है दोस्तों, जो नवयुवकों की शिक्षा होती थी तो उनमें भी इन्होंने सुधार लाना चाहा कि अच्छा जो नवयुवक होते हैं अच्छे पढ़े लिखे, ठीक है, उनमें सुधार लाना चाहा। और जैसे अलग अलग प्रजाति के लोग, नस्ल के लोग, और लिंग जाति रंग भेदभाव जो सब चलता था ना, ये इन्होंने सब समाप्त करने के लिए बहुत ही ज्यादा प्रयास किए कि ये सब नहीं होना चाहिए, बहुत ही ज्यादा प्रयास किए। और हिंदू धर्म के प्राचीन विरासत एवं पहचान को भी इन्होंने पुनर्स्थापित करना चाहा। ठीक है, हिंदू धर्म की जो प्राचीन विरासतें थी, जो पहले की जो पहचानें थी अच्छे धरोहर टाइप की, तो उनको भी पुनर्स्थापित करना चाहा कि उठे ये। ठीक है, पहले की, तो ये इनकी बातें थी। अगर हम इसकी और बात करें कि अन्य तथ्य की बात करें कि इसमें और क्या हो सकता है, तो इसमें जो एनी बेसेंट, कौन, एनी बेसेंट, एनी बेसेंट, ठीक है, एक ये महिला थी एनी बेसेंट, ये इसकी अध्यक्ष चुनी गई थी, ये इसकी अध्यक्ष चुनी गई थी। अब मैं बताता हूँ इसकी क्या थी। तो एनी बेसेंट 1893 ईस्वी में भारत में आई, 1893 ईस्वी में भारत में आए, और 1898 ईस्वी में इन्होंने 93 में भारत आए, और एनी बेसेंट ने 1898 ईस्वी में सेंट्रल हिंदू कॉलेज खोला, सेंट्रल हिंदू कॉलेज खोला। ठीक है, इन्होंने नींव रखी थी, कह सकते हो सेंट्रल हिंदू कॉलेज की इन्होंने नींव रखी थी। कहां पर, वाराणसी में, कहां पर, वाराणसी में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की इन्होंने नींव रखी थी। और इसी कॉलेज को मदन मोहन मालवीय ने, इसी कॉलेज को मदन मोहन मालवीय ने 1916 ईस्वी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में विकसित कर दिया। ठीक है, कौन सा, सेंट्रल, आप लिख सकते हो ये वाली बात है। एनी बेसेंट ने 1898 में कौन सी, सेंट्रल हिंदू कॉलेज की नींव रखी, और जो वाराणसी में है, और बाद में जाके मदन मोहन मालवीय ने 1916 में इसी कॉलेज को क्या बना दिया, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में इसको विकसित कर दिया। और ठीक है, और 1907 में एनी बेसेंट, अब देखो आगे भी वाली बात, 1907 में एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी की क्या बनी, अध्यक्ष बनी। कब, 1907 में एनी बेसेंट, 1907 में एनी बेसेंट क्या बनी, थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष बनी। आप लिख सकते हो ये वाला पॉइंट। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया इसके बारे में। अगर हम उसमें अन्य आंदोलनों की बात करें, इसके अलावा कौन से छोटे मोटे आंदोलन थे, इसके अपन संस्थापक और स्थापना देख लेते हैं, वो बहुत है, और जो इंपोर्टेंट थे वो हम ज्यादातर पूरे कर चुके हैं। अब कुछ अन्य आंदोलन जैसे कि बात करूं, परमहंस मंडली, परमहंस मंडली, तो परमहंस मंडली की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1849 से 50 में, जो कि बंबई में हुई थी, 1849 से 50 में, जो कि मुंबई में हुई थी। और इसके संस्थापक थे वो आत्माराम पांडुरंग, और आत्माराम पांडुरंग संस्थापक थे, और इन्होंने ही क्या, प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। ठीक है, आत्माराम पांडुरंग ने। तो इसके स्थापना संस्थापक के बारे में बात हो गई। अगर हम बात करें अगला देव समाज की, तो देव समाज 1887 में इसकी स्थापना हुई थी। कहां पर, लाहौर में, 1887 में लाहौर में इसकी स्थापना हुई थी देव समाज की। और इसको संस्थापक थे वो थे शिव नारायण अग्निहोत्री। कौन, शिव नारायण अग्निहोत्री। बस आप केवल इतना याद रख लो, इसकी स्थापना कब हुई थी, कहां हुई थी, और इसके संस्थापक कौन रहे। ठीक है दोस्तों, तो ये वाली बात हो गई। अगर हम इसके उद्देश्यों की भी बात करें, जैसे कि देव समाज के जो उद्देश्य थे वो क्या था, आत्मा की शुद्धि करना, ठीक है, गुरु की श्रेष्ठता की स्थापना एवं अच्छे मानवीय कार्य करना। ठीक है, गुरु की श्रेष्ठता की स्थापना करना और अच्छे मानव के जो कार्य होते हैं
उस वो करना और आत्मा की शुद्धि करना, ऐसे देव समाज की क्या थे, उद्देश्य थे। अगर अब आगे बात करें तत्वबोधिनी सभा, तत्वबोधिनी सभा जिसकी स्थापना 1839 में बंगाल में हुई थी। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना 1839 में बंगाल में हुई थी। तो और इसके संस्थापक की बात करें तो इसके संस्थापक थे देवेंद्र नाथ टैगोर, देवेंद्र नाथ टैगोर, ठीक है, देवेंद्र नाथ टैगोर। अगर इससे संबंधित और नेताओं की बात करें, अन्य जो सदस्य इससे जुड़े थे, जैसे कि राजेंद्र लाल मिश्र इसी से जुड़े थे, अक्षय कुमार दत्त इसी से जुड़े थे, और ईश्वर चंद्र विद्यासागर भी इसी से जुड़े थे। ठीक है, कौन से, अक्षय कुमार दत्त, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और राजेंद्र लाल मिश्र इसी से ही जुड़े थे। अगर हम और बात करें धर्म सभा की, ठीक है, धर्म सभा 1830 में, ये भी बंगाल में। देखो ज्यादातर आप देखोगे ना, ये सारी जो आंदोलन थे, समाएं थी, ये या तो मद्रास में होंगी या बंबई में होंगी या बंगाल में होंगी। ठीक है, एक आधी इधर उधर जा सकती है, जैसे कि लाहौर में चली गई थी और इलाहाबाद में, तो एक आधी ज्यादातर बंबई, मद्रास और बंगाल में ही ज्यादातर मिलेंगी आपको। एक आधी ऐसे आगरा मागरा में चली गई तो ठीक है, लेकिन ज्यादातर इन तीनों जगह पर ही होंगी। अब देखो धर्म सभा 1830 में कहां हुई थी, बंगाल में। ठीक है, इसके संस्थापक कौन थे, राजा राधाकांत, कौन, राजा राधाकांत देव, राजा राधाकांत देव इसके संस्थापक थे। इन्होंने जो बात बोली थी सबसे, मतलब आज के जमाने में बेकार ही है, इन्होंने समर्थन किया था किसको, सती प्रथा का, सती प्रथा का समर्थन इन्होंने किया था। तो ये हो गए तत्व बोधनी वाली बात। ठीक है, तत्व बोधनी, तो इसी के ही, सॉरी, धर्म सभा की बात, तो धर्म सभा में क्या था, इन्होंने सती प्रथा का समर्थन दिया था। ठीक है, को सती प्रथा को समर्थन दिया था कि इसके बारे में फेवर में थे इसके। ठीक है, तो ये गलत बात थी वैसे। तो धर्म सभा में जो हो गया। अगर राधा स्वामी आंदोलन की बात करें तो राधा स्वामी आंदोलन, ठीक है, राधा स्वामी आंदोलन कब हुआ था, 1861 में आगरा में हुआ था। और इसके जो संस्थापक थे वो कौन थे, शिवदयाल खत्री, संस्थापक कौन थे, शिवदयाल खत्री। ठीक है, ये चलो आगे इतना छोड़ो, बस केवल संस्थापक याद रख लो और इसकी स्थापना और कहां पर हुई थी। 1861 में आगरा में हुई थी और संस्थापक थे शिवदयाल खत्री थे। अगला है भारत सेवक संघ। भारत सेवक संघ की स्थापना 1905 में हुई थी बंबई में। भारत सेवक संघ की स्थापना 1905 में बंबई में हुई थी और इसके जो संस्थापक थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले, किसके, भारत सेवक संघ की, और ये 1905 बंबई में हुई थी। सामाजिक सेवा संघ की बात करें, देखो दोस्तों ये इतने सारे चल तो रहे हैं कि आप कैसे क्या याद रख पाओगे, कुछ टफ नहीं है। जो मैं पिछले पहले वीडियो में पढ़ा चुका हूँ वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। और बस इसको एक दो बार रीडिंग मारोगे ना तो अपने दिमाग में सेट हो जाएंगे जब ऑब्जेक्टिव में जो आंसर आएंगे, क्योंकि ये मेंस में नहीं आने वाले ऐसे क्वेश्चन, मेंस में नहीं होंगे, ऐसे होंगे तो जो इंपोर्टेंट, जैसे कि फर्स्ट लेक्चर में आपको बता चुका हूँ, इसी से पहले वाले लेक्चर में, उसमें जैसे ब्रह्म समाज की स्थापना, आर्य समाज की स्थापना, ठीक है, रामकृष्ण मिशन, तो उनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है, लेकिन यहाँ से नहीं पूछा जा सकता, केवल प्री में आ सकते हैं। और प्री में क्या पूछेंगे, केवल इसकी स्थापना कब हुई थी और कहाँ हुई थी, इसके संस्थापक कौन थे, तो बस इतना ही पूछा जाएगा। तो आप एक दो बार रीडिंग मारोगे ना तो अपने दिमाग में वैसे ही सेट हो जाएगा और ऑब्जेक्टिव से देखकर तो वैसे ही पता लग जाएगा कि कौन सा क्या आंसर होना है। तो यही है। अब सामाजिक सेवक संघ के स्थापना की बात करें तो सामाजिक सेवा संघ की स्थापना 1921 में हुई थी। कहां पर हुई थी, बंबई में हुई थी। और इसके संस्थापक थे वो थे नारायण मल्हार जोशी। कौन, नारायण मल्हार जोशी। ठीक है, नारायण मल्हार जोशी। अगर हम और बात करें सेवा समिति की, सेवा समिति की, ये 1914 में हुई थी इलाहाबाद में, जिसको प्रयागराज भी कहते हैं। तो 1914 में इलाहाबाद में हुई थी और इसके जो संस्थापक थे वो थे हृदयनाथ कुंजरू, हृदयनाथ कुंजरू। ठीक है, प्रयागराज में, कब, प्रयागराज में 1914 में। संस्थापक कौन थे, हृदयनाथ कुंजरू। ठीक है, भील सेवा मंडल की बात करें तो ये 1922 में बंबई में हुई थी और इसके जो संस्थापक थे वो थे अमृतलाल विठलदास। ठीक है, अमृतलाल और अमृतलाल विठलदास एक ही नाम है ये, संस्थापक अमृतलाल विठलदास, जिसको ठक्कर बापा भी कहा जाता है, जिनको ठक्कर बापा भी कहा जाता है। सेवा सदन की स्थापना की बात करें तो 1885 ईस्वी में बंबई में हुई थी। सेवा सदन की स्थापना 1885 में बंबई में हुई थी और इसको संस्थापक थे वो थे बी एम मालाबारी। कौन थे,
BM मालाबारी। ठीक है, अगर इसमें और आगे चलें, शारदा सदन की बात करें तो शारदा सदन की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1889 ईस्वी में। कहाँ पे? बंबई में। और इसके जो संस्थापक रही वो रही पंडिता रमाबाई। कौन थी? पंडिता रमाबाई। ठीक है, इससे भी बहुत से अन्य सदस्य जुड़े थे, जैसे कि MG रानाडे, ठीक है, RG भंडारकर, जो शारदा सदन से जुड़े थे, जिनको बाल गंगाधर तिलक द्वारा आलोचना के कारण त्याग पत्र दिया गया था। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने इसकी आलोचना करी थी, उसके द्वारा इनको त्याग पत्र दे दिया गया था। SNDP की अगर हिंदी में बात करूं तो श्री नारायण धर्म परिपालन योगम। श्री नारायण धर्म परिपालन योगम, इसकी स्थापना 1930 में हुई थी। कहां पर? केरल में हुई थी। 1930 में केरल में हुई थी। और इसके संस्थापक रहे वो थे श्री नारायण गुरु। आपको शायद नहीं दिख रहा होगा, यहाँ लिखा है श्री नारायण गुरु। श्री नारायण गुरु द्वारा इसकी क्या हुई थी, मतलब इसकी स्थापना हुई थी। उन्होंने, श्री नारायण गुरु ने इसके स्थापना की थी, इसके संस्थापक रहे थे। ठीक है, ये SNDP जो किया, इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था इजर्यावास जाति, एक जाति थी इजर्यावास। ठीक है, इजर्यावास जाति जो कि केरल की थी, केरल की एक सबसे दलित एवं अछूत जाति मानी जाती थी। सबसे दलित और अछूत जाति वो कौन सी थी? इजर्यावास जाति। ठीक है, उसी जाति की सामाजिक स्थिति सुधारने के लिए इस आंदोलन को चलाया गया था। ठीक है, इस जाति के लोगों को मंदिर में प्रवेश नहीं मिलता था पहले, तो मंदिर में प्रवेश के लिए इनको चलाया गया था। ठीक है, राजनीतिक प्रतिनिधित्व दिलवाया गया था। शिक्षण संस्था, जो शिक्षा की संस्थाएं होती है उसमें प्रवेश करवाया गया था। सरकारी सेवाओं में भर्ती करवाई गई थी। पहले क्या, इन जाति को, जो जाति थी कौन सी, इजर्यावास, बहुत ही पिछड़ी जाति मानी जाती थी, बहुत ही नीची अछूत जाति मानी जाती थी। तो इसी जाति को ऊपर उठाने के लिए किसने? श्री नारायण धर्म पालन योगम चलाया गया था, और इसमें ही इनको ऊपर उठाने की कोशिश की गई थी। तो दोस्तों ये हो गए इंपोर्टेंट कुछ आंदोलन। अब जो हम बात करने वाले हैं अगले आंदोलन की, वो होगा मुस्लिम धर्म सुधार आंदोलन। कौन सा? मुस्लिम धर्म सुधार आंदोलन। मुस्लिम धर्म सुधार आंदोलन की बात करें, जैसे अलीगढ़ का आंदोलन हुआ। ठीक है, तो अभी बात करते हैं इसकी, आप जब तक इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। दोस्तों अब बात करते हैं हम मुस्लिम धर्म सुधार आंदोलन। मुस्लिम में भी धर्म सुधार आंदोलन के लिए बात की गई थी। तो मुस्लिम धर्म सुधार आंदोलन में सबसे पहले हम बात करेंगे अलीगढ़ आंदोलन की। किसके? अलीगढ़ आंदोलन। अलीगढ़ आंदोलन। तो अलीगढ़ आंदोलन के जो प्रवर्तक थे, पहली बात तो ये उसके प्रवर्तक थे वो थे सर सैयद अहमद खां। कौन थे इसके प्रवर्तक? सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां इसके प्रवर्तक थे। ये आंदोलन चलाया किस लिए गया था? तो ये आंदोलन चलाया गया था जैसे कि अंग्रेजी शिक्षा एवं ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग के लिए। ठीक है, तो सर सैयद अहमद खान ने क्या बोला था कि जो अंग्रेजी शिक्षा होती है उसमें हमें पढ़ाओ, आगे बढ़ाओ, और ब्रिटिश सरकार में हम साथ देंगे। तो इन्होंने, मेन मोटिव इनका क्या था? उनका था जैसे कि ब्रिटिशर्स लोग थे, जो अंग्रेज थे हमारे यहाँ पे, जो अंग्रेजी जानते थे, तो उनको रिजर्वेशन मिल जाता था नौकरी में। ठीक है, आरक्षण मिल जाता था। तो इसी आरक्षण को पाने के लिए इन्होंने अंग्रेजी शिक्षा को सीखना चाहा, अंग्रेजी सीखनी चाहिए, और अंग्रेजी के बलबूते पर ये नौकरियों में ब्रिटिश के साथ, अंग्रेजों के साथ नौकरियों में क्या, आरक्षण इनको आसानी से मिल जाए। तो यह आंदोलन अंग्रेजी शिक्षा एवं ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग पक्ष में था। ठीक है, उनके साथ सहयोग के पक्ष में था। और इस आंदोलन का उद्देश्य, जैसे कि मैं भी बता चुका हूं, इस आंदोलन का उद्देश्य क्या था? मुसलमानों को अंग्रेजी शिक्षा देकर उन्हें अंग्रेजी राज का भक्त बनाकर नौकरियों में क्या, आरक्षण प्राप्त करना। ठीक है, नौकरियों में आरक्षण मिलेगा, जब ये अंग्रेजी सीख जाएंगे तो इनको नौकरियों में आरक्षण मिल जाएगा। इसी उद्देश्य से इन्होंने इस आंदोलन की शुरुआत की। किसने? सर सैयद अहमद खान है। ठीक है, सर सैयद अहमद खान है। अगर हम बात करें सर सैयद अहमद खान की और, तो इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1817 ईस्वी में। ठीक है, जन्म मैं लिख देता हूं उनका, क्योंकि इनके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए जब हम अलीगढ़ आंदोलन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सर सैयद अहमद खान है। इनका उद्देश्य लिख देता हूं, उद्देश्य क्या था?
उनका उद्देश्य था अंग्रेजी शिक्षा और ब्रिटिश सरकार के साथ के पक्ष में था। ठीक है, ब्रिटिश सरकार के पक्ष में, अंग्रेजी शिक्षा ब्रिटिश सरकार के पक्ष में इनका उद्देश्य था कि मुसलमान लोग ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश सीखें और नौकरियों में इनको रिजर्वेशन मिल जाए, आरक्षण मिल जाए। इसी उद्देश्य से इन्होंने इस आंदोलन की शुरुआत की। सर सैयद अहमद खान है। तो सर सैयद अहमद खान का जन्म कब हुआ था? 1817 ईस्वी में हुआ था। कहां पर? दिल्ली में। कहां पर? दिल्ली में। ठीक है, और 1839 में इन्होंने आगरा कमिश्नर ऑफिस में जॉब कर ली। आगरा कमिश्नर ऑफिस में इन्होंने जॉब किया 1839 में। लगभग 22 साल की उम्र में ही ये अच्छे खासे पोस्ट पे भी पहुंच गए थे। ठीक है, और 1857 के विद्रोह में भी ये क्या थे? ब्रिटिश की तरफ से न्यायिक सेवा में थे। न्यायिक सेवा मतलब जो जस्टिस का काम करते हैं ना, जज टाइप के, तो न्यायिक सेवा में ये थे। और ये ब्रिटिश सरकार के लिए बहुत ही ज्यादा क्या थे? राजभक्त थे। ठीक है, ब्रिटिश कंपनी के लिए राजभक्त थे बहुत ही ज्यादा, क्योंकि उनके खिलाफ ये काम नहीं करना चाहते थे। ठीक है, और इनके प्रयासों की बात करूं तो इन्होंने एक किताब लिखी थी। कौन सी? तहजीब उल अखलाक। ठीक है, तहजीब उल अखलाक, तहजीब उल अखलाक, जो कि फारसी में थी। इनकी बात कर देता, कौन सी? तहजीब उल अखलाब। ठीक है, जो कि किस में थी? फारसी में थी। जो किसमें थी? फारसी लैंग्वेज में इन्होंने एक पत्रिका लिखी, बुक नहीं थी ये, पत्रिका थी, इन्होंने निकाली थी। तहजीब उल अखलाक एक पत्रिका थी जो कि सर सैयद अहमद खान ने लॉन्च की थी, निकाली थी। ठीक है, और 1864 में कलकत्ता में साइंटिफिक सोसाइटी की भी स्थापना इन्होंने की। इन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी कहां पे? कलकत्ता। ठीक है, कलकत्ता में इन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की 1800 कब? 1864 ईस्वी में। और 1864 में ही गाजीपुर में अंग्रेजी शिक्षा के लिए एक स्कूल की स्थापना की। ठीक है, कब? 1864 में ही, यहाँ पे लिख देता हूं, 1864 में है। 1864 में ही क्या किया इन्होंने? गाजीपुर में अंग्रेजी शिक्षा के लिए एक स्कूल की स्थापना की। और 1875 ईस्वी में अलीगढ़ में, 18, ये याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, 1875 ईस्वी में अलीगढ़ में जो मोमडन होते हैं ना, मोमडन एंग्लो ओरिएंट स्कूल, 1875 में। ठीक है, मोमडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना इन्होंने की थी। और कहां पर की थी ये? अलीगढ़ में की थी। कहां पर? अलीगढ़ में। ठीक है दोस्तों, तो इनके बाद ये वाली बात हो गई। और यहाँ 1878 में कॉलेज बन गया। पहले स्कूल था ये। ठीक है, एक मोमडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल था 1875 में। 3 साल बाद ही ये कॉलेज बन गया और 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में परिवर्तित हो गया। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में 1920 में ये परिवर्तित हो गया। 1920 में क्या बन गया? यही चीज क्या बन गई? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बन गई 1930 में। आप लिख सकते हो इस चीज को। ठीक है, और बात करें इनकी। ठीक है, और इन्होंने कांग्रेस के विरोध में 1888 ईस्वी में, किसने? सर सैयद अहमद खान ने कांग्रेस के विरुद्ध 1888 ईस्वी में क्या किया? यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन। क्या? यूनाइटेड, मैं लिख देता हूं, यूनाइटेड इंडियन, ठीक है, यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक, क्या? पैट्रियाटिक, यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन, पैट्रियाटिक एसोसिएशन। ठीक है, पैट्रियाटिक एसोसिएशन, यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? सर सैयद अहमद खान ने। और किस लिए की थी? 1888 में जो कांग्रेस थी ने, ठीक है, कांग्रेस उसके विरोध में की थी। ठीक है, और इन्होंने पीरी मुरीदी जो प्रथा होती है इस्लाम धर्म में, बोलते हैं ना जो पीर के मुरीद होते हैं, तो पीरी मुरीदी प्रथा को समाप्त करने का इन्होंने बहुत ज्यादा प्रयत्न किया था।
और दास प्रथा को इस्लाम का ये विरुद्ध मानते थे कि दास प्रथा नहीं होनी चाहिए, इस्लाम के विरुद्ध है। और इन्होंने कुरान पर एक टीका भी लिखी थी, इन्होंने कुरान पर एक टीका भी लिखी थी। तो ये थे इनके महत्वपूर्ण तथ्य किसके, सर सैयद अहमद खां के। आप लिख सकते हो ये वाले पॉइंट, जैसे कि पीरी मुरीदी को समाप्त करने के उन्होंने बहुत ज्यादा प्रयास किए थे, और दास प्रथा को ये इस्लाम के विरुद्ध मानते थे, और कह सकते हो कि जो कुरान पर एक टीका भी इन्होंने लिखी थी। और यूनाइटेड इंडियन पैट्रिक एसोसिएशन की स्थापना भी 1888 में इन्होंने की थी, किस लिए, कांग्रेस के विरोध में की थी। और 1875 में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल बनाया था, जो कि 3 साल बाद 1878 में क्या बन गया, कॉलेज बन गया। और 1920 में आके यही अलीगढ़ क्या बन गया, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बन गया था। तो ये थे इनके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे। तो किसके बारे में थे ये, अलीगढ़ आंदोलन पढ़ लिया था थोड़ा सा, केवल कब हुआ था, कैसे क्या, और अलीगढ़ आंदोलन में हमने ये पढ़ लिया था। ठीक है, अगर अब और बात करें अहमदिया आंदोलन की, अहमदिया आंदोलन, ठीक है, अहमदिया आंदोलन, इसका अन्य नाम की बात करें कि दूसरा नाम भी क्या है इसको, तो कादियानी आंदोलन भी कहते हैं। अहमदिया आंदोलन कोई दूसरा अहमदिया आंदोलन, ठीक है, इसको कादियानी आंदोलन भी कहते हैं, कादियानी आंदोलन भी इसको कहा जाता है। इस आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1889 ईस्वी में, 1889 ईस्वी में। और किसने की थी, मिर्जा गुलाम अहमद ने, मिर्जा गुलाम अहमद, मिर्जा गुलाम अहमद ने, कहां पर, पंजाब, जो पंजाब का एक जगह है, पंजाब का एक जिला है गुरदासपुर, तो गुरदासपुर में भी जगह है कादियान, ठीक है, पंजाब में कहां पे, गुरदासपुर, गुरदासपुर, और गुरदासपुर में कादियान में, तभी तो इसको कादियानी आंदोलन बोलते हैं, कादियान, गुरदासपुर में कादियान, वहां पर इसकी शुरुआत की थी। और ये एक उदारवादी सिद्धांतों पर आधारित धर्म सुधार आंदोलन था, ठीक है, धर्म के विरुद्ध था ये, धर्म विरुद्ध नहीं, धर्म के लिए एक धर्म सुधार आंदोलन था। धर्म के विरुद्ध तो नहीं हो ही नहीं सकता ना, तो धर्म के लिए ही था। और क्या था, ये बहुत उदारवादी था, उदारवादी सिद्धांतों पर चलने वाला एक धर्म सुधार आंदोलन कह सकते हो। उदारवादी, उदारवादी का मतलब बिल्कुल शांति प्रिय बातचीत करके, क्रांतिकारी नहीं, क्रांतिकारी का अपोजिट होता है उदारवादी, ठीक है। तो उदारवादी ढंग से बिल्कुल शांति प्रिय होके इस धर्म को सुधार करने वाला एक आंदोलन था, जो कि पंजाब में गुरदासपुर जिले के कादियान जगह पर इसकी स्थापना हुई थी। और इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था इस्लाम जो होते हैं, इस्लाम के सच्चे स्वरूप की पुनः स्थापना करना। कि पहला जो सच्चा स्वरूप होता है इस्लाम का, ठीक है, कोई गलत फहमी है, कोई गलत फहमी है, ऐसा नहीं कि बांट रखा है कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, लेकिन ये सब गलत है। तो इन्होंने क्या किया, इस्लाम का एक सच्चा स्वरूप निकाला, सच्चे स्वरूप को ही द्वारा से उसकी स्थापना करना। तो इस्लाम के सच्चे स्वरूप की पुनः स्थापना करना ही इसका उद्देश्य था। और इस आंदोलन में एक जिहाद, जो आपने सुना होगा बहुत ही, उसका विरोध किया गया था, जिहाद का विरोध किया गया था, जिहाद का विरोध किसमें किया गया था, अहमदिया आंदोलन में जिहाद का विरोध किया गया था। अगर हम देखो इसमें क्या पता, मिर्जा गुलाम अहमद के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है, मिर्जा गुलाम अहमद ने इसकी क्या की थी, इसकी स्थापना की थी। अगर इनके बारे में थोड़ा और पढ़ें, मिर्जा गुलाम अहमद के बारे में, तो इन्होंने एक किताब लिखी, वो उसका नाम है बहरीन ए अहमदिया, बहरीन ए अहमदिया, बहरीन ए अहमदिया एक किताब है। इसी किताब में ही इस आंदोलन के बारे में चर्चा मिल जाएगी, इस आंदोलन के बारे में पूरा लेखा जोखा मिल जाएगा। तो बहरीन ए अहमदिया पुस्तक में इस आंदोलन के सिद्धांत बताए गए हैं। इस पुस्तक को गुलाम अहमद ने लिखा था, ठीक है, बता चुका हूं। अब गुलाम अहमद ने ही अपने आप को स्वयं को क्या बोला था, पुनर्जागरण का ध्वजधारी। इन्होंने ही अपने आप को क्या बोला था, पुनर्जागरण का ध्वजधारी, पुनर्जागरण का ध्वजधारी इन्होंने अपने आप को बोला था। मसीह उल मऊद, मसीह उल
मौद, ठीक है, इसका मतलब होता है मसीहा, इसका मतलब क्या होता है, मसीहा। इन्होंने अपने आप को मसीहा भी बोला था, और एक सबसे बड़ी बात, कृष्ण का अवतार भी इन्होंने अपने आप को बताया था, कृष्ण का अवतार, ये बोलते थे हम कृष्ण का अवतार हैं, ठीक है, कृष्ण का भी अवतार इन्होंने अपने आप को बताया था। तो ये हो गया थोड़ा सा अहमदी आंदोलन के बारे में, और मिर्जा गुलाम अहमद की खुद थोड़ी जीवनी के बारे में कि थोड़ा इन्होंने क्या काम किया था, कैसे क्या, तो इनके बारे में भी ये पूरा हो गया। अगर हम बात करें तीसरे आंदोलन की, तो देवबंद आंदोलन, कौन सा, देवबंद आंदोलन। तो देवबंद आंदोलन की बात करें तो इस आंदोलन के जो प्रारंभ का श्रेय जाता है ना, वो जाता है मोहम्मद कासिम ननोतवी, ठीक है, मैं लिख देता हूं देवबंद आंदोलन पहले, देवबंद आंदोलन, ठीक है, देवबंद आंदोलन, इस आंदोलन को जो प्रारंभ करने का श्रेय जाता है वह मुसलमान उलमा मोहम्मद कासिम ननोतवी, मोहम्मद कासिम ननोतवी लिख दो बस, केवल मोहम्मद कासिम ननोतवी, मोहम्मद कासिम ननोतवी को ही, और एक और है रशीद अहमद गंगोही, तथा कौन, रशीद अहमद गंगोही, ये दो थे, इनको ही श्रेय जाता है देवबंद आंदोलन का, ठीक है। ये एक पुनर्जागरण आंदोलन था, ये एक पुनर्जागरण आंदोलन था। इसके उद्देश्य क्या थे, इसके उद्देश्य थे मुसलमानों में कुरान एवं हदीस की जो शुद्ध शिक्षा का प्रचार करना, ठीक है, मुसलमानों में कुरान एवं हदीस की जो शुद्ध शिक्षा होती है उसका प्रसार करना, मतलब फैलाना जगह जगह पे, ठीक है, मुसलमानों में, ठीक है, मुसलमानों में कुरान में जो बातें लिखी गई हैं, हदीस में जो बातें हैं, तो उसको पूरा फैलाना किसके में, मुसलमानों में। और इनका जो काम था विदेशी शासकों को मतलब विदेशी शासकों के विरुद्ध, ठीक है, जिहाद की भावना जगाना। जो विदेशी शासक होते हैं, दूसरे कंट्री से आ जाते हैं, उनके विरुद्ध, मतलब उनके विरोध में एक जिहाद की जो भावना होती है उसको जीवित करना इनका ही मुख्य उद्देश्य था देवबंद आंदोलन में, ठीक है। और इसमें जो बात करें इनके बारे में देखें तो मोहम्मद ननोतवी, ठीक, मोहम्मद कासिम ननोतवी के बारे में, तो मोहम्मद कासिम ननोतवी एवं रशीद अहमद गंगोही के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में, कहां पे इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है, पहले तो बात करते हैं कहां पर, तो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में देवबंद नामक स्थान पर, कहां पर, यूपी के सहारनपुर, यूपी के सहारनपुर नामक जिले में, और देवबंद नामक जगह पर, ठीक है, देवबंद नामक स्थान पर इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। और कब हुई थी, 1866 ईस्वी में, कब, 1866 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। और देवबंद एक विद्यालय भी बनाया गया था, देवबंद एक विद्यालय भी था जिसमें अंग्रेजी शिक्षा एवं पाश्चात्य संस्कृति पूर्ण वर्जित थी, ठीक है, अंग्रेजी शिक्षा नहीं कर सकते थे, और पाश्चात्य जो संस्कृति थी उसकी भी मतलब मना ही कर दिया था, ये यहाँ पर नहीं कर सकते। और विद्यालय में शिक्षा धर्म को दी जाती थी, किसको, इस्लाम धर्म को, ठीक है, जो विद्यालय था वो केवल शिक्षा किस लिए थे, वो इस्लाम धर्म के लिए थी, ठीक है, इस्लाम धर्म को ही उसमें शिक्षा दी जाती थी, जिसका उद्देश्य था मुस्लिम धर्म का नैतिक एवं धार्मिक पुनरुद्धार करना। इसका उद्देश्य क्या था, जो मुस्लिम धर्म का नैतिक एवं धार्मिक पुनरुद्धार करना था, मुस्लिम धर्म में धार्मिक भावना जगाना, मतलब इस्लाम के प्रति, तो इस्लाम ही बनना था। और उनका जैसे काम होता है ना कि अपन लोग चाहते हैं कि सरकारी नौकरी लगेगी पढ़ लिख कर, या फिर बहुत ही ज्यादा सुख सुविधाएं हमें मिलेंगी, ठीक है, तो ये इनका उद्देश्य नहीं था। उन्होंने बोला था विद्यार्थी को जो सरकारी नौकरी होती हैं वो, और सांसारिक जो सुख सुविधाएं होती हैं उसमें ही इनका वो नहीं था, उसमें कोई मकसद ही नहीं था। उनका मकसद था जो विद्यार्थी थे उसमें इस्लाम धर्म को ही फैलाने के लिए धार्मिक नेता के रूप में प्रशिक्षित करना,
ठीक है, वो इस्लाम धर्म को फैलाएंगे, बस ऐसी शिक्षा उनको दी जाती थी। उनको केवल ये नहीं था कि तुम्हें पढ़ लिख के सरकारी नौकरी मिलेगी या कुछ बहुत सारी सुख सुविधाएं मिल जाएंगी, तुम ये काम कर लो, ऐसा कुछ नहीं था। उनका बस एक ही मकसद था कि मुस्लिम जनता, जो इस्लाम धर्म की जनता थी, उनको पढ़ाना और उनको एक नेता के रूप में उभारना कि वो इसका प्रचार कर सके। किसका? जो इस्लाम धर्म का ये प्रचार कर सके। ऐसी इन्होंने पूरा इनका यही उद्देश्य था, इनमें यही किया था। किसमें? देवबंद विद्यालय में, देवबंद विद्यालय इन्होंने बनाया था। ठीक है, और इसमें कांग्रेस की जो देवबंद आंदोलन में जो कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी ना, उसका स्वागत किया गया था, कांग्रेस को मानते थे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया इसके बारे में। अगर हम अगला आंदोलन की बात करें तो बात करते हैं बहाबी आंदोलन। कौन सा? बहाबी आंदोलन। चौथा कौन सा था? बहाबी आंदोलन। ठीक है, बहाबी आंदोलन की बात करें तो इसका जो केंद्र था वो कहां था? पटना में, पहली बात। ठीक है, बहाबी आंदोलन पटना में था। तो इसमें क्या था? इस आंदोलन के जो प्रेरणा स्रोत थे वो कौन थे? अब्दुल वहाब। अब्दुल वहाब प्रेरणा स्रोत, प्रेरणा स्रोत किसने प्रेरणा दी थी? तो वहाब ने। कौन नाम था उनका? अब्दुल वहाब। अब्दुल वहाब। अब्दुल वहाब के, वहाब जो थे वो उसके प्रेरणा स्रोत थे, मतलब प्रेरणा देने वाले। और जो प्रभाव था, जो प्रभाव था मतलब इसमें जो जिसका जो प्रभाव होता है वो था इनका क्या नाम था उसका? वली उल्लाह। ठीक है, वली उल्लाह नाम था उनका, वली उल्लाह। ठीक है, वली उल्लाह ये इनके प्रभावी थे, मतलब इनके प्रभाव में था। और जो प्रेरणा देने वाले थे वो थे अब्दुल वहाब इनके में। और कब हुई थी? 19वीं सदी में मिर्जा अजीज एवं सैयद अहमद बरेलवी, ठीक है ना, इसे आंदोलन में परिवर्तित कर दिया। पहले ये आंदोलन नहीं था, केवल वैसे ही छोटा मोटा था। इन्होंने फिर बाद में 19वीं सदी में किसने? मिर्जा अजीज और सैयद अहमद बरेलवी, मिर्जा अजीज और सैयद अहमद बरेलवी ने इसको आंदोलन में परिवर्तित कर दिया। ठीक है, और इन्होंने आंदोलन को राजनीतिक रंग दे दिया, राजनीति के हिसाब से ये आंदोलन चलाना चाहते थे। और इस आंदोलन का जो उद्देश्य था वो था दार उल हर्ब को दारुल इस्लाम में परिवर्तित कर देना। ठीक है, उद्देश्य, उद्देश्य क्या था? दार उल, ठीक है, दाल उल हर्ब, ठीक है, दाल उल हर्ब को किसमें कन्वर्ट करना है? किसमें कन्वर्ट करना? दाल और इस्लाम में, दाल और इस्लाम में परिवर्तित करना। फिर दाल और हर्ब को दाल और इस्लाम में परिवर्तित करना ही इनका एक उद्देश्य बन गया था। एक सांप्रदायिक आंदोलन था। ठीक है, यह एक सांप्रदायिक आंदोलन था। ठीक है, और ये पंजाब के जो सिख लोग थे, पंजाब के जो सिख लोग थे उनके विरुद्ध एक जिहाद इन्होंने छेड़ा था। पंजाब के सिख लोगों के विरुद्ध एक जिहाद इन्होंने छेड़ा था। और 1849 में अंग्रेजों द्वारा पंजाब के विलय के उपरांत यह अभियान अंग्रेजों के विरुद्ध बदल गया, अंग्रेजों के विरुद्ध बदल गया 1849 ईस्वी में। मतलब कि अब अंग्रेजों के खिलाफ ये लड़ाई करने लगे थे। बनाया तो किसी लिए और के लिए गया था, फिर धीरे धीरे ये आंदोलन बना दिया था इसको 19वीं शताब्दी में। फिर आगे जाके 1849 की बात आती है तो धीरे धीरे ये आंदोलन अंग्रेजों के विरुद्ध हो गया। ठीक है, फिर तो वही अंग्रेज भारत छोड़ो, ठीक है, वही वाला इनमें हो गया था कि अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने लगे थे। तो और इस आंदोलन को मुसलमानों का, मुसलमान द्वारा मुसलमानों के लिए आंदोलन था। ठीक है, कहते हैं देखो मुसलमानों का बनाया हुआ, मुसलमानों के द्वारा बनाया हुआ और मुसलमानों के लिए ही ये एक आंदोलन था। तो दोस्तों ये हो गया तुम्हारा मुस्लिम धर्म सुधार आंदोलन के बारे में। अगर हम इसमें एक और बात करें, मुस्लिम, देखो मैंने जैसे कि बोला था अपन पढ़ क्या रहे हैं? सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन। तो सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन में क्या, पहले तो पूरा भारतवर्ष था, तो उसमें मुस्लिम भी थे, पारसी भी थे, हिंदू भी थे, सिख भी थे। तो इसमें अलग अलग जाति के अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग थे। तो उन सभी का धर्म सुधार की बात करेंगे। तो हिंदू के हम कर चुके। अब
जो मुसलमान के थे, इस्लामिक धर्म सुधार आंदोलन था, वो भी हम कर चुके मुस्लिम का। अगर इसमें पारसी की बात करें तो पारसी का भी एक धर्म सुधार आंदोलन होगा, इसको बोलते हैं रहनुमाए मजयासन सभा, रहनुमाए मज दयासन, ठीक है, मज दयासन सभा, रहनुमाए मज दयासन सभा, ठीक। मुस्लिम धर्म सुधार आंदोलन हो गया। पारसी सुधार आंदोलन की बात करें, पारसी पारसी सुधार आंदोलन, तो पारसी सुधार आंदोलन में हम बात करेंगे रहनुमाए मज दयासन सभा, रहनुमाए, ठीक है, रहनुमाए या फिर ए लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, रहनुमाए मज दयासन सभा, ठीक है, रहनुमाए मज दयासन सभा। तो इसकी स्थापना हुई थी 1851 में। कब हुई थी? 1851 में। और किसने की थी? दादा भाई नारोजी, ठीक है, दादा भाई नारोजी। किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने, दादा भाई नौरोजी। और एक थे नौरोजी फरदोंजी। कौन? नौरोजी फरदोंजी। और भी थे नौरोजी फरदोंजी, ठीक है। एक थे GSS बंगाली। कौन? GSS बंगाली, डॉट आएगा, GSS बंगाली थे। और एक और थे RK कामा। कौन थे? RK कामा। इन लोगों ने ही रहनुमाए मज दयासन सभा बनाई थी। कब? 1851 ईस्वी में इन्होंने ही योगदान दिया था। और कहां पर दी थी, कहां पर बनाया था? बंबई में। बस बहुत है इतना, ठीक है, बंबई में। इसका उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य क्या था? जो पारसी लोग थे, तो पारसियों की जो सामाजिक अवस्था थी उसका द्वारा से पुनरुद्धार करना, पारसी धर्म का प्राचीन शुद्धता को प्राप्त करना इनका एक मेन उद्देश्य था, ठीक है। और इनके और उद्देश्य थे, जैसे कि विवाह की आयु को बढ़ा देना, कि कम उम्र में शादी हो जाती थी तो विवाह की आयु को बढ़ाना, ठीक है, पर्दा प्रथा को समाप्त करना, और जो स्त्रियों की दशा थी उनमें सुधार लाना, ठीक है, ये इसका उद्देश्य था, ठीक है, यही थे। तो ये दोस्तों ये हो गया थोड़ा सा इसका पारसी सुधार आंदोलन में। केवल अपन को वो पढ़ना है कब हुआ था, कहाँ हुआ था, किसने की थी, बस। ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है नहीं है, मेंस के मतलब के तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि टॉपिक साफ साफ दे दिया गया है और सारे आंदोलन हमें पढ़ना है। कुछ नहीं तो ये तो पढ़ी लो कि कब हुआ था, कहाँ हुआ था, किसने हुआ था और इसका उद्देश्य क्या था, बस। तो ये हो गया। अगर हम बात करें समाज सुधार आंदोलन की, ठीक है, 19वीं और 20वीं सदी के समाज सुधार आंदोलन, तो दोस्तों अब बात करते हैं हम जो 19वीं तथा 20वीं शताब्दी के जो समाज सुधार आंदोलन है उनके बारे में। तो सबसे पहले तो इसमें हम पढ़ेंगे समाज में जो सती प्रथा चल रही थी उसके बारे में, ठीक है। सती प्रथा में क्या होता था, जैसे कि कोई हस्बैंड जिसका मर जाता था तो उसकी पत्नी को भी आत्मदाह करना पड़ता था, ठीक है, आत्महत्या ही हो गई वो तो, अब तो क्रिमिनल केस हो गया है वो, लेकिन पहले तो क्या होता था, जैसे ही वो एक्सपायर हो जाता था तो फिर उसको भी आत्मदाह करना पड़ता, आग में जल के मरना पड़ता था। तो ये प्रथा बंद करवाई गई थी अंग्रेजों द्वारा, ठीक है। तो सती प्रथा की बात करें तो सती प्रथा पहले ऐसी चलती थी जैसे कि मैं बता रहा हूं, ठीक है, सती प्रथा। लेकिन 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेटिंग के समय इसको बंद कर दिया गया था। कब? 1829 ईस्वी में किसके द्वारा? लॉर्ड विलियम बेटिंग, गवर्नर जनरल थे, ठीक है, विलियम बेटिंग गवर्नर थे, ठीक है, विलियम बेटिंग, विलियम बेटिंग के द्वारा इसको समाप्त किया गया 1829 में, सती प्रथा को बंद किया गया। और इसमें योगदान राजा राम मोहन राय का भी था, क्योंकि राजा राम मोहन राय ने बोला था कि सती प्रथा बंद करो, ठीक है, उनका ही महत्वपूर्ण योगदान था। किसका? राजा राम मोहन राय का, ठीक है। और अकबर और पेशवाओं के समय भी इस पर कुछ रोक लगाई गई थी, जब अकबर का शासन चल रहा था और जब पेशवा भी आए थे मराठा, ठीक है, तो उनके टाइम पे भी इसको
इस पर रोक लगा दी गई थी, बंद कर दिया गया था, ठीक है। और कुछ और गवर्नर थे जो कि ब्रिटिश वाले, जैसे कि कॉर्नवालिस, लॉर्ड मिंटो, ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने भी सती प्रथा को सीमित करने के बहुत ज्यादा प्रयत्न किए, बहुत ज्यादा प्रयास किए। किस किसने? कॉर्नवालिस ने, लॉर्ड मिंटो ने और लॉर्ड हेस्टिंग, वॉरेन हेस्टिंग जिनको बोलते हैं, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। तो उन्होंने सती प्रथा को बंद करने के बहुत ज्यादा प्रयास किए थे और 1829 में यह बंगाल में बंद किया गया। कब? 1829 ईस्वी में कहां पर बंद किया गया? बंगाल में, बंगाल में बंद किया गया एवं सती प्रथा को मानव हत्या के रूप में मानने लगे। मानव हत्या के रूप में, केवल सुसाइड के रूप में कह सकते हो, ठीक है, मानव हत्या के रूप में मानने लगे। और न्यायालय को, जो न्यायालय था मतलब जो कोर्ट था, उसको भी दंड देने का आदेश दे दिया कि अब जब भी कोई ये करेगा तो उसको सजा दो, दंड दो, ठीक है। कोर्ट को ये आदेश दे दिया गया था। और 1870 में यह बंबई एवं मद्रास से भी लागू कर दिया गया। कब? 1870 में कहां पे? बंबई तथा मद्रास में भी ये लागू हुआ, बंबई और मद्रास में भी लागू हो गया, ठीक है, सती प्रथा का। तो इतना ही ठीक है, ज्यादा नहीं है। सती प्रथा पहले चलती थी, तो इसका जो काम था 1829 में किसने? लॉर्ड विलियम बेटिंग ने इसको बंद करवा दिया था। इसमें हाथ किसका था? राजा राम मोहन राय का भी बहुत ज्यादा हाथ था इसमें। अकबर और पेशवाओं के समय भी कुछ रोक लगाई गई थी और कुछ भी और गवर्नर आए, जैसे कि बात करें कॉर्नवालिस की, मिंटो की बात करें, लॉर्ड मिंटो की और वॉरेन हेस्टिंग, इन्होंने भी बहुत ज्यादा प्रयास किए थे, ठीक है। 1829 में बंगाल में बंद किया गया था और एक सोसाइटी के रूप में बोलने लगे थे। और न्यायालय को, जो कोर्ट होता है, कोर्ट को भी ऑर्डर दे दिया गया था कि इस पे सजा सुनाओ, एक दंड सुनाओ, मतलब क्या इसकी सजा होनी चाहिए। और 1870 में बंबई और मद्रास में भी लागू कर दिया गया था ये ऑर्डर, ठीक है। तो ये हो गया सती प्रथा के बारे में। अगर हम बात करें ठगी प्रथा, कौन सी? ठगी प्रथा। ठग जो लोग होते हैं, ये भी बहुत ज्यादा चली थी। ठगी प्रथा क्या होता है? इसको, जो ठगों का दमन करना, ठीक है। लॉर्ड विलियम बेटिंग के समय 1830 तक ठगों का दमन हो गया था। ठग बहुत थे ना, ठगी प्रथा मतलब ठग, कि जैसे दुकान पर सामान लेने जा रहे हैं, 1 किलो दे रहे हैं 900 ग्राम, तो ठगी का मामला ही तो हो गया। तो वही प्रथा को भी बंद करवा दिया गया था, ठीक है, बिल्कुल दमन कर दिया गया था इसको। कब? 1830 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेटिंग, क्योंकि सती प्रथा भी 1829 में लॉर्ड विलियम बेटिंग थे, तो 1830 में भी वही होंगे, ठीक है। तो लॉर्ड विलियम, जो ठगी प्रथा था, वो 1830 में किसके द्वारा? लॉर्ड विलियम बेटिंग, विलियम बेटिंग, इसके द्वारा पूरा दमन कर दिया गया था, ठीक है। बेटिंग द्वारा दमन कर दिया गया था किसका? ठगी प्रथा का। तो ये भी एक समाज सुधार के एक उदाहरण है, ठीक है। समाज इससे भी तो सुधरेगा, तो समाज सुधार ही पढ़ रहे हैं, जैसे कि सती प्रथा, ठगी प्रथा। और अगली बात करें शिशु वध, ठीक है, शिशु, छोटे बच्चों को मार देना, तो शिशु वध, शिशु वध की बात करें, ठीक है, शिशु वध की बात करें तो गवर्नर जनरल कौन? जॉन सोर। कौन थे? गवर्नर जनरल थे जॉन सोर एवं बेलेजली, इनका ही सबसे ज्यादा इसमें योगदान था। इन्होंने शिशु वध को बंद करवाने का बहुत ज्यादा प्रयास किया था। किसने? गवर्नर जॉन सोर। कौन थे? गवर्नर जॉन सोर थे। और बेलेजली, और कौन थे? बेलेजली, गवर्नर जॉनसोर और बेलेजली, इनका ही इसमें योगदान रहा था शिशु वध में, ठीक है, शिशु वध नहीं होना चाहिए। अगली बात करें समाज सुधार में, तो अगला आएगा तुम्हारा नरबलि प्रथा। नरबलि प्रथा का, ठीक है, नर की बलि देना, नर की बलि देना, बस वो प्रथा भी बहुत ज्यादा चल रही थी, तो उसको भी बंद करवाने में योगदान किसका था? लॉर्ड होर्डिंग, ठीक है, लॉर्ड होर्डिंग पहले वाले थे ये, इसके बाद भी लॉर्ड होर्डिंग भी आए थे। लॉर्ड होर्डिंग प्रथम, लॉर्ड होर्डिंग प्रथम थे, ठीक है। कौन? नरबलि प्रथा, नर बलि प्रथा। तो नरबलि प्रथा जो थी, ये किसने? लॉर्ड होर्डिंग प्रथम के समय में 1844 से 45 में इसको बंद कर दिया गया। नरों की बलि दे देते थे, तो ये भी लॉर्ड किसने बंद करवाया? लॉर्ड, लॉर्ड होर्डिंग, ठीक है, लॉर्ड होर्डिंग प्रथम की बात करें, क्योंकि इसके बाद भी वो कराए थे।
लॉर्ड होर्डिंग प्रथम ने कब 1844 से 45 तक इसको समाप्त कर दिया था। ठीक है, इसको समाप्त कर दिया था। अगली बात करें और क्या हो सकता है, तो अगला मान लो दास प्रथा। ठीक है, दास प्रथा। तो दास प्रथा का क्या होता था, दास रख लेते थे, ठीक है, कामों के लिए। तो दास प्रथा का भी इनने समाप्त किया, किसने, गवर्नर जनरल एलन बरो। ठीक है, एलन बरो ने, गवर्नर जनरल थे एलन बरो, एलन बरो, एलन बरो। ठीक है, एलन बरो ने क्या किया, 1843 ईस्वी में समाप्त कर दिया, 1843 में समाप्त। केवल याद रख लो किसने कब किया था समाप्त। ठीक है, पता तो है ये दास प्रथा क्या होती है, तो इतना कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, बस ये पूछेंगे कि कब इसको समाप्त किया गया था, किसने किया था। ठीक है, तो एलन बरो ने। अगली बात करें, एक और सबसे बड़ा योगदान, ठीक है, समाज सुधारक में विधवा पुनर्विवाह। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। विधवा पुनर्विवाह, जैसे कि विधवा लोग जाते उनकी शादी नहीं करते थे पहले, तो दोबारा से उनकी शादी करवाने के लिए विधवा पुनर्विवाह चलाया गया था। ठीक है, और ये कैसे क्या मैं बताता हूँ, विधवा पुनर्विवाह, इसको मिटा देता हूँ, विधवा पुनर्विवाह। पुनर्विवाह, विधवा पुनर्विवाह। तो पहले इसके बारे में थोड़ा बता देता हूं। जो विधवा पुनर्विवाह था, ठीक है, इसमें 4 व्यक्तियों का सबसे ज्यादा योगदान था, 4 व्यक्तियों का सबसे ज्यादा योगदान था। पहले तो थे हमारे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक है, कौन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। और दूसरे थे डी के कर्वे, कौन थे, डी के कर्वे। और तीसरे थे वॉरेन वॉरेस लिंगम। ठीक है, कौन, सॉरी वीरेश लिंगम, वीरेश लिंगम। ठीक है, वीरेश लिंगम पुंतुल इनको कहा जाता है, वीरेश लिंगम पुंतुलू, वीरेश लिंगम पुंतुलू। नाम ही ऐसे पटेल नाम लेने में भी दिक्कत आती है। कौन, वीरेश लिंगम पुंतुलू। ठीक है, और एक और थे विष्णु शास्त्री पंडित। ये तो इंडियन नाम है, ये तो वैसे याद हो जाएंगे, जैसे कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक है, डी के कर्वे भी ठीक है, और वीरेश लिंगम पुंतुलू और विष्णु शास्त्री पंडित। तो ये 4 व्यक्तियों का बहुत ही ज्यादा इसमें योगदान रहा था। अगर ईश्वर चंद्र विद्यासागर की बात करें, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा विवाह को, विधवा जो विवाह है उसको मान्यता दिलवाने में डलहौजी के समय 26 जुलाई 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया था। कब अधिनियम पारित हुआ था, मैं पहले लिख देता हूं यहाँ पे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक है, इन्होंने विधवा विधवा विवाह द्वारा से करवाने के लिए किसके, जब लॉर्ड डलहौजी थे, डलहौजी के समय ही 26 जुलाई 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया था। कब, 26 जुलाई 1856 में क्या किया था इन्होंने, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। शायद क्वेश्चन आ चुका है एक बार। ठीक है, 26 जुलाई 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया था, किसने, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने। और जब 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 कौन थे गवर्नर, वो थे लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी के समय में ही इन्होंने ये अधिनियम पारित किया था। ठीक है, अगर बात करें हम डी के कर्वे की, डी के कर्वे। ठीक है, तो डी के कर्वे ने 1899 में पूना में विधवा आश्रम की स्थापना की। ठीक है, विधवा आश्रम, विधवा आश्रम कब, 1899 में, कहां पे, पूना में। 1899 में पूना में विधवा आश्रम की स्थापना की, किसने, डी के कर्वे ने। और 1906 में बंबई में, 1906 में बंबई में पहले जो भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, वो डी के कर्वे ने ही की थी। ठीक है, ये तो 1899 की बात हो गई। 1906 की बात करें तो इन्होंने कौन सा, भारतीय महिला विश्वविद्यालय, ठीक है,
इन्होंने भारतीय महिला विश्वविद्यालय, भारतीय महिला विश्वविद्यालय 1906 में 1906 में भारतीय महिला विश्वविद्यालय इन्होंने बनवाया था, उनकी स्थापना की थी। कहां पर? बंबई में, डी के कर्वे ने। तो ये इनके डी के कर्वे के बारे में बात हो गया। और बात करें वीरेशलिंगम पुंतलू की, वीरेशलिंगम पुंतलू, वीरेशलिंगम पुंतलू, ठीक है। वीरेशलिंगम पुंतलू की बात करें तो दक्षिण भारत में, ठीक है, दक्षिण भारत में, दक्षिण के थे तो दक्षिण भारत में विधवा पुनर्विवाह से संबंधित उन्होंने भी काम किए, ठीक है। विधवा पुनर्विवाह होना चाहिए उससे संबंधित लेके, उससे संबंधित, ठीक है, उसी को लेकर उन्होंने बहुत सारे काम किए क्योंकि विधवा पुनर्विवाह चालू हो जाए इसलिए। अगर विष्णु शास्त्री की बात करें, अगले कौन थे? विष्णु शास्त्री पंडित, ठीक है, विष्णु शास्त्री पंडित। तो विष्णु शास्त्री पंडित ने 1850 में विधवा पुनर्विवाह सभा की स्थापना की। विधवा पुनर्विवाह सभा, विधवा पुनर्विवाह सभा की स्थापना, ठीक है, विधवा पुनर्विवाह सभा की स्थापना किसने की थी? विष्णु शास्त्री पंडित ने की थी, ठीक है। अगर इसके थोड़े इंपोर्टेंट फैक्ट ले लें तो 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था। और किसने किया था? ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी ने किया था, जब वो कौन थे? डलहौजी थे उनको, ठीक है, तो उसके समय पे पारित किया गया था 26 जुलाई 1856 ईस्वी में, ठीक है। और आगे और बात करें इसमें करना हो तो जैसे कि अंतरजातीय पुनर्विवाह भी इसमें 1872 को शामिल किया गया था, ठीक है। 1872 का जो ब्रह्म मैरिज एक्ट था, 1872 का ब्रह्म मैरिज एक्ट, ठीक है, मैं लिख देता हूं, इसमें अन्य तथ्य ये मिटा देता हूं पहले। 1872 में ब्रह्म मैरिज एक्ट के बारे में देखते हैं। 1872 में ब्रह्म मैरिज एक्ट, 1872 ब्रह्म मैरिज एक्ट, ठीक है, 1872 का ब्रह्म मैरिज एक्ट। तो इसके मतलब इसके कारण इसके समय में जो किसके समय में पारित किया गया? नॉर्थ ब्रूक के, नॉर्थ ब्रूक था, ठीक है, कौन थे? अब नॉर्थ ब्रूक के समय में पारित, ठीक है। ब्रह्म मैरिज एक्ट का पारित हुआ था, नॉर्थ ब्रूक के समय में पारित हुआ था। और इसमें क्या बोला गया था? अंतरजातीय विवाह, ठीक है, अंतरजातीय विवाह भी इसमें शामिल कर लिया गया था, अंतरजातीय विवाह भी इसमें शामिल कर लिया गया था इसमें, ठीक है। तो ये हो गया। अगर हम अगली बात करें, एक और सबसे बड़ा बाल विवाह, ठीक है, कम उम्र के लड़के लड़कियों की शादी हो जाती है तो उसको बाल विवाह कहते हैं। तो बाल विवाह की बात करें, ठीक है, बाल विवाह, बाल विवाह में क्या था? जैसे कि इससे संबंधित बहुत सारे एक्ट आए, जैसे कि बात करें सिविल मैरिज एक्ट 1872, पहला कौन सा आया? सिविल मैरिज एक्ट 1872, ठीक है, सिविल मैरिज एक्ट 1872। इसमें लड़कियों की जो विवाह की उम्र थी वो 14 वर्ष एवं लड़कों के विवाह की उम्र 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। सिविल मैरिज एक्ट में लड़कियों की जो उम्र कितनी थी? लड़कियों की 14 वर्ष और लड़कों की 18 वर्ष, ये निर्धारित की गई थी। किसमें? सिविल मैरिज एक्ट 1872 में, ठीक है। और इसमें बहुपत्नी, जो बहुत सारी पत्नियां रख लेते थे ना, तो उस वाली प्रथा को भी समाप्त किया गया था, बहुपत्नी प्रथा को समाप्त किया गया था इस सिविल मैरिज एक्ट 1872 में, ठीक है। तो अगर दूसरे एक्ट की बात करें तो दूसरा एक्ट था अधिनियम सम्मति आयु अधिनियम, जी 1892 में सम्मति सम्मति आयु अधिनियम, ठीक है, आयु अधिनियम। इसके 20 साल बाद 1892 में आया था सम्मति आयु अधिनियम, ठीक है। और ये कैसे पारित हुआ था? ये किसने पारित करवाया था?
तो बहराम जी मालावारी, ठीक है, कौन थे? बहराम जी मालावारी, बहराम जी मालावारी, ठीक है, बहराम जी मालावारी, इन्हीं के प्रयत्न से ये पारित हुआ था। 19 मार्च 1891 में पारित हो गया था, ठीक है। एक्ट 1892 में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पारित कब हुआ था? 1891 में। कब? 19 मार्च 1891 में, 19 मार्च 1891, ठीक है, पारित हो गया था, पारित। लेकिन अधिनियम 1892 है, पारित हुआ था 1991 में, ठीक है। तो ये, और इसमें लड़कियों की जो उम्र बताई गई थी, लड़कियों की जो विवाह की कम से कम जो आयु बताई गई थी वो 12 वर्ष कर दी गई थी। पहले 14 वर्ष थी, उसके बाद लड़कियों की कितनी कर दी गई? 12 वर्ष, ठीक है, लड़कियों की 12 वर्ष कर दी गई। नहीं दिख रहा तो मैं नीचे लिख देता हूं, अब दिख रहा है? हाँ, लड़कियों की 12 वर्ष कर दी गई। और इसमें और क्या बोला था कि जो बाल गंगाधर तिलक ने इस अधिनियम का विरोध किया था। क्यों? क्योंकि उम्र कम कर दी गई थी ना, इस चक्कर में जो बाल गंगाधर तिलक थे उन्होंने इसका विरोध किया था। अगर हम बात करें अगला, शारदा अधिनियम, शारदा अधिनियम आया 1929 में, इसी में शारदा अधिनियम कब आया? 1929 में शारदा अधिनियम। और ये किसके द्वारा पारित हुआ था? तो डॉक्टर हरविलास थे, उन्हीं के प्रयासों से ही शारदा अधिनियम पारित हुआ था। इसमें जो लड़कियों की फिर से जो न्यूनतम सीमा थी शादी करने की, वो कितनी कर दी गई? 14 साल, ठीक है। लड़कियों की न्यूनतम सीमा कितनी कर दी गई? फिर से 14 साल, पहले 14 थी, बाद में 12 कर दी थी 1892 के अधिनियम ने, उसके बाद फिर से 14 कर दी गई। और जो लड़कों की विवाह की जो कम से कम आयु थी वो 18, मतलब जो पहले था वो वैसा की वैसा कर दिया गया, जो 1872 में थी वही यहाँ पे कर दी गई। तो दोस्तों ये हो गए हमारे सामाजिक सुधार से लेकर जो इम्पोर्टेंट जो सामाजिक सुधार प्रथाएं थी, ठीक है, आंदोलन थे, वो हमने कवर कर लिए हैं। अगर हम थोड़ी और बात करें अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की, जैसे कि मैंने आपको बताया था सर सैयद अहमद खां के बारे में, ठीक है, सर सैयद अहमद खां जो मुस्लिम धर्मी सुधार आंदोलन जिन्होंने किया था, ठीक है, अलीगढ़ आंदोलन, ठीक है, तो उसमें कौन थे? सर सैयद अहमद खां। मैं बता देता हूं, मैं लिख नहीं रहा ज्यादा, आप लिखना चाहो तो लिख लो। महत्वपूर्ण तथ्य, ठीक है, सर सैयद अहमद खां, इन्होंने पुस्तकें लिखी। पहली पुस्तक थी इनकी अतहर असनादीद, अतहर असनादीद, ठीक है, लॉयल मोमडन ऑफ इंडिया, और अखबार ए बगावत ए हिंद, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ रिवॉल्ट इन बिजनौर, ठीक है, और कौन सी थी? आशा रुसनादीद, ठीक है, ये इनकी किताबें थी। तो आप लिखना चाहो लिख सकते हो, इतना ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं है, अगर बाई चांस आ गया इतना पढ़ लिया तो थोड़ा और सही, ठीक है, 2-4 लाइन है, ठीक है। और जो सर सैयद अहमद खां थे उनको जवाब उद्दौला और आरिफ जंग की उपाधि मिली थी, ये लिख सकते हो आप, जवाब उद्दौला और आरिफ जंग, जवाब उद्दौला और आरिफ जंग की उपाधि किसको मिली थी? वो मिली थी सर सैयद अहमद खां को, ठीक है। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के में, मतलब बता दिया था पहले। अब क्या हुआ, सर सैयद अहमद खां मैनपुरी में, जो कि उत्तर प्रदेश में है, वहां पर न्यायिक पद पर भी थे, बताया था। तो ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बातें थी, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। तो दोस्तों मैं आपसे अब विदा लेता हूँ, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, जिसमें हम जो राष्ट्रीय आंदोलन होंगे उनकी चर्चा करेंगे, जैसे कि 1857 की क्रांति, किसानों के आंदोलन, ठीक है, उनके बारे में देखेंगे। उसके बाद देखेंगे 1947 के बाद जो भारत का एकीकरण हुआ था, पुनर्गठन हुआ था, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों मैं आपसे विदा लेता हूं, इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिए, इससे हमारी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। बाय।